कि कहना है नशा करो तो मेहनत का करो, फिर बीमारी भी कामयाबी वाली ही लगेगी। हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पढ़ाई को जितने भी आप पढ़ चुके हैं उस टॉपिक को हम रिवीजन यानी रिवाइज करवाने वाले हैं। और आज का टॉपिक है रेस्पायरेशन, यानी आज का जो टॉपिक है वो श्वसन से है। श्वसन से संबंधित जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, ये क्लास 7 और क्लास 10th के बच्चे 6, 7 और 8, 9, 10 जो भी बच्चे हैं वो सभी वीडियो देख सकते हैं। और क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हम एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारे क्लास के बच्चे जो भी हम पढ़ाए हैं उसको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके लाए हैं और उन्हीं से हम क्वेश्चन से पूछते हैं। सारे बच्चे को हम टास्क देते हैं कि कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के लाइए स्वयं से। तो सभी का कॉपी देखिए, अभी कुछ कुछ कॉपी कलेक्ट किए हैं और इसी से हम क्या करेंगे, अभी हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बताएंगे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सभी को बोलना है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन। यानी श्वसन जो है वो 2 प्रकार से होता है, बाह्य श्वसन और क्या होता है? अंतः श्वसन। 2 प्रकार का नहीं, 2 प्रकार से होता है। एक होता है बाह्य श्वसन और एक क्या होता है? अंतः श्वसन। अगला बताइएगा कि सांस लेना तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास। अगला बताएंगे, सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास। सांस लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्वास कहा जाता है। और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? उच्छ्वास कहा जाता है। सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। यानी कि सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास यानी इंस्पिरेशन कहते हैं और सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। अगला बताइएगा क्वेश्चन कि त्वचा के द्वारा होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? त्वचीय श्वसन। त्वचा के द्वारा होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? त्वचीय श्वसन कहा जाता है। बताइएगा तिलचट्टा किसके द्वारा सांस लेता है? तिलचट्टा किसके द्वारा सांस लेता है? तिलचट्टा ट्रैकिया के द्वारा सांस लेता है। तो आप बताएंगे कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 10 जोड़े। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। आप बताएंगे कि केकड़ा, केकड़ा किसके द्वारा श्वसन करता है? गिल्स के द्वारा। केकड़ा किसके द्वारा श्वसन करता है? गिल्स के द्वारा श्वसन करता है ना। बताएंगे कि छिपकली, छिपकली यानी कि जो छिपकली होती है वो किसके द्वारा श्वसन करती है? छिपकली बुक लंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? बुक लंग्स के द्वारा श्वसन करती है। छिपकली किसके द्वारा श्वसन करती है? बुक लंग्स के द्वारा श्वसन करती है। बताएंगे मनुष्य वायुमंडल से नाइट्रोजन कितना % ग्रहण करता है? 78% ग्रहण करता है। मनुष्य जो है वायुमंडल से श्वसन क्रिया में 78% ग्रहण करता है। और ऑक्सीजन कितना ग्रहण करता है? 21%। कितना %? 21% ग्रहण करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना % ग्रहण करता है? 0.03% ग्रहण करता है। बाकी कुछ अन्य गैसें भी ग्रहण करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम सारे गैसों को ग्रहण करते हैं। बताइए, ये सारे गैसों को ग्रहण करते हैं, क्या बाह्य श्वसन में ग्रहण करते हैं कि अंतः श्वसन में ग्रहण करते हैं? बाह्य श्वसन में ग्रहण करते हैं ना। बाह्य श्वसन वायुमंडल से लेकर फेफड़ा तक ही होती है। तो हम ग्रहण करते हैं, टोटल गैसों को ग्रहण किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन जितना वायुमंडल में है वो सारे के सारे को ग्रहण करते हैं। यानी नाइट्रोजन कितना % है? 78%। नाइट्रोजन आपका 78% है। नाइट्रोजन जो है वो आपका 78% है और 78% हम ग्रहण करते हैं। उसके बाद आपके ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में 21% है, इसको हम ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो 0.03% है, इसको भी ग्रहण करते हैं। और कुछ अन्य गैसें हैं उसे भी हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब अगर बात करें त्याग की, तो हम त्याग कितना परसेंट करते हैं, तो नाइट्रोजन 78% ग्रहण करते हैं। और नाइट्रोजन की हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम फुल क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, फुल हम त्याग देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की अगर बात करें, तो ऑक्सीजन हमारे पूरे जो है शरीर की कोशिकाओं तक जाती है, और कोशिकाओं तक परिवहन करने में कुछ ऑक्सीजन खर्च होते हैं, तो 4% ऑक्सीजन खर्च हो जाता है, 17% ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो 0.03% ग्रहण करते हैं। और जो अन्य गैसें जो भी ग्रहण करते हैं ना, वो कुछ भी गैसें बन करके, और लगभग 4.6% हम लोग क्या करते हैं, त्याग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए, लगभग 4.6% हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं। आगे बताइएगा, श्वसन के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। कौन कौन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन को एक और नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है, ऑक्सी श्वसन। वायवीय श्वसन को एक और नाम से जाना जाता है, ऑक्सी श्वसन। बताइएगा कि अवायवीय श्वसन को एक और नाम से जाना जाता है, अनॉक्सी श्वसन। क्या कहा जाता है, अनॉक्सी श्वसन। बताएंगे किस श्वसन में ऊर्जा अधिक मुक्त होती है, वायवीय श्वसन। किस श्वसन में ऊर्जा अधिक मुक्त होती है, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मुक्त होती है। और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा क्या होती है, कम मुक्त होती है। तो बताइएगा अवायवीय श्वसन में कितना ऊर्जा मुक्त होती है, 2 ATP। अवायवीय श्वसन में कितना ऊर्जा मुक्त होती है, 2 ATP। वायवीय श्वसन में कितना ऊर्जा मुक्त होती है, 36 ATP। 36 और ये 2 ATP मिल करके 38 ATP बनता है। और 38 ATP बराबर कितना ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज बनता है। 38 ATP बराबर कितना ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज बनता है। बताएंगे ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, अब बताइएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है ना। चलिए आगे बताएंगे कि वायवीय श्वसन कोशिका के किस अंग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन कोशिका के किस अंग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो बताइए कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। बताएंगे कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस अंग में होता है, कोशिका द्रव्य में। इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि आगे क्वेश्चन बोलेंगे, ईस्ट नामक एक कोशिकीय जीव में कैसा श्वसन होता है, ईस्ट में कैसा श्वसन होता है, वायवीय कि अवायवीय, ईस्ट में कैसा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन। ईस्ट में कैसा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। कैसा श्वसन, अवायवीय श्वसन होता है ईस्ट में, है ना। आगे बताएंगे कि एक कोशिकीय जीव किस विधि के द्वारा श्वसन करते हैं, एक कोशिकीय जीव किस विधि के द्वारा श्वसन करते हैं, विसरण विधि के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण विधि के द्वारा श्वसन करते हैं। बताएंगे कि ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर। ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर। और ट्रैकिया की चौड़ाई कितनी होती है, 16 मिलीमीटर। कितनी होती है, 16 मिलीमीटर। ट्रैकिया की चौड़ाई कितनी होती है, 16 मिलीमीटर। खा के नहीं आया है, कस के बोलो, ट्रैकिया की चौड़ाई कितनी होती है, 16 मिलीमीटर। बताएंगे कि लंग्स का बायोलॉजिकल नेम क्या है, फुसफुस, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। बताएंगे टीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। टीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, है ना, टोटल लंग कैपेसिटी। और बताएंगे एलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, लंग्स कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी।
लंग्स कैपेसिटी, है ना। टीएलसी का फुल फॉर्म टोटल लंग्स कैपेसिटी और एलसी का फुल फॉर्म लंग्स कैपेसिटी। तो बताइएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना है? टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना है बताइए? 6000। टोटल लंग्स कैपेसिटी जो है आपका 6000 मिलीलीटर है। कितना है? 6000 मिलीलीटर। 6000 मिलीलीटर। और लंग्स कैपेसिटी कितना है? 500 मिलीलीटर। कितना है? 500 मिलीलीटर। हमारी लंग्स कैपेसिटी 500 मिलीलीटर है और टोटल लंग्स कैपेसिटी जो है वो कितना है? 6000। अब बताइएगा यहाँ पे ये जो है एक बार इसे हम लोग सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, तो ये आपका 500 मिलीलीटर, और एक बार खींच के कस के सांस लेते हैं तो हमारा जो टोटल जो कैपेसिटी होता है लंग्स का वो 6000 मिलीलीटर होता है। और जब हम टोटल लंग्स का जो सांस लेते हैं, टोटल 6000 मिलीलीटर जब सांस लेते हैं, हमारा सीना जो है 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर आपका सीना नहीं फूलता है तो मतलब आपके लंग्स में क्या है? प्रॉब्लम है ना। देखते हैं आर्मी में जब क्या होता है, मापा जाता है, आर्मी का जब टेस्ट होता है तो उसको बोलता है क्या? सांस लेने के लिए जब जोर से सांस लेता है, यहाँ पे लगाए हुए रहता फीता, 5 सेंटीमीटर अगर फूल गया तो आपका लंग्स ठीक है, और 5 सेंटीमीटर अगर आपको नहीं फूला तो मतलब लंग्स आपका क्या है? खराब है, आपको वहां पर रिजेक्ट कर देता है। समझ गए? तो ये टोटल लंग्स कैपेसिटी है। अब देखिए 500 मिलीलीटर है, तो बताइए एक मिनट में हम लोग कितना 1 मिनट में एक वयस्क मनुष्य कितना से कितना बार सांस लेता है? 14 से 18 बार। 14 से कितना बार सांस लेता है? 18 बार। 14 से 18 बार सांस लेता है। कितना बार सांस लेता है? 14 से 18 बार। 14 से 18 बार सांस लेता है। और बताएंगे कि एक बच्चा जो है, शिशु, वो 1 मिनट में कितना सांस लेता है? 14 से 30 बार। 14 से 30 बार लगभग सांस वो लेता है ना। आगे बताइएगा जोंक कैसा शोषण करता है? त्वचीय शोषण। जोंक कैसा शोषण करता है? त्वचीय शोषण करता। बताएंगे कि इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H। इथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH क्या होता है? C2H5OH। और बताएंगे लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है? C3H6OH क्या होता है? नहीं O3 C3H6O3। लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है? C3H6O3 लैक्टिक एसिड का। बताएंगे ये जो लैक्टिक एसिड कहां पर बनता है हमारे शरीर में? लैक्टिक एसिड का जमाव कहां पर होता है हमारे शरीर में? लैक्टिक एसिड का जमाव हमारे शरीर में कहां पर होता है? मांसपेशियों में। कहां पर होता है? मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव होता है। बताएंगे कि लैक्टिक एसिड का जमाव मांसपेशियों में कब होता है? जब हमारे शरीर में श्वसन जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, तो उस समय हमारी मांसपेशियां अनॉक्सी शोषण करने लगती है, और अनॉक्सी शोषण में हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। और जब हम कभी दौड़ते हैं, रनिंग करते तो सांस हम जल्दी लेते हैं, और जल्दी जब सांस लेते हैं तो पूरी श्वसन हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो ऑक्सीश्वसन नहीं होता है, और ऑक्सीश्वसन नहीं होता है उस केस में अनऑक्सी श्वसन होने लगता है, जिससे हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लैक्टिक एसिड बनने के कारण हमारी मांसपेशियां क्या करने लगती है? दर्द करने लगती है। या फिर ज्यादा देरी तक कोई भी काम की, जैसे हाथ को ऊपर करके रखिए, तो हाथ को जब ऊपर करके रखिएगा ना तो उस समय क्या होगा? आपका जो हाथ है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? दर्द करने लगेगा। और दर्द करने का कारण होता है आपके वहां पे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव। जब किसी भी अंग को आप ज्यादा काम करवाते हैं अचानक से, तो वहां पे जो है लैक्टिक एसिड जमा होता है, वहां पे ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीजन जो है पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जिससे वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है अनऑक्सी शोषण के कारण, और उससे क्या होता है? हमारी मांसपेशियां दर्द करने लगती है। क्लियर है ना? तो ये दोनों जो है इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, ये दोनों बनता है किस श्वसन में? अनऑक्सी श्वसन में। किस श्वसन में बनता है? अनऑक्सी श्वसन में बनता है। बहुत बढ़िया। आगे बताइएगा। गिल्स द्वारा श्वसन जो है, गिल्स के द्वारा श्वसन का दूसरा नाम क्या है? जलीय श्वसन। बताइए मछली किसके द्वारा सांस लेती है? किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। मछली किसके द्वारा?
गिल्स मतलब गलफारा, ठीक है। मछली किसके द्वारा श्वसन करती है? गिल्स के द्वारा। गिल्स के द्वारा। मछली किसके द्वारा श्वसन करती है? गिल्स के द्वारा। गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। आगे बताएंगे कि मनुष्य किसके द्वारा श्वसन करता है? लंग्स के द्वारा। मनुष्य किसके द्वारा श्वसन करता है? फेफड़े के द्वारा, लंग्स के द्वारा श्वसन करता है ना। आगे बताएंगे सभी पक्षियों का श्वसन अंग क्या है? सभी पक्षियों का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। इधर से कोई याद नहीं किया है, इधर से जो है कोई याद नहीं किया। देख लो, ये बरसावे लगेंगे, समझ गया ना। एकदम याद करके एकदम लाना है आपको, समझ गए। आवाज नहीं आ रहा मतलब याद नहीं किए हैं, ठीक है। सब बंदर, ये सब है, सब बंदर। देखिए ये सब बंदर को जो हम दिखाते हैं, देखिए सब बंदर है। देखिए सब जो है बैठ करके सब पढ़ता तो याद नहीं करता है ना। ये सबके पिताजी देखेंगे ना क्या सब पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। जो सब बंदर है, कोई याद नहीं करता है। हाँ, उन लोग नहीं है। सब देखिए, सब कोई याद करके नहीं आती है, सब ऐसी ही सब आ जाती है। चलिए अब रिवीजन करवाते हैं आगे। आगे बढ़िए। सबको जो है ना लाइव पीटा जाएगा, इसी में रिकॉर्ड करके पीटा जाएगा, नहीं जवाब दोगे तब, ठीक है। आगे बताइएगा। पतियों के नीचे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? अस्टोमाटा। पतियां किसके द्वारा श्वसन करती है? अस्टोमाटा के द्वारा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र। क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है ना। आगे बताइएगा कि क्वेश्चन खत्म हो गया आप लोग का, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। बताइएगा श्वसन का कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को। श्वसन का कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को श्वसन का कोशिकीय ईंधन कहा जाता है ना। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? श्वसन का कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। आगे बताइएगा। श्वसन से संबंधित एक बीमारी बताइए। श्वसन से संबंधित एक बीमारी निमोनिया। श्वसन से संबंधित एक बीमारी क्या है? निमोनिया है ना। श्वसन से संबंधित एक बीमारी आपका जो होता है वो निमोनिया होता है। और क्वेश्चन चलिए बताइएगा, निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया बीमारी में क्या होती है? एल्वियोली में पानी जम जाता है। फेफड़ा में पानी भर जाता है। फेफड़ा में कहाँ पानी भरता है? एल्वियोली में क्या हो जाता है? पानी भर जाता है। फेफड़ा में जो है ना, एल्वियोली में क्या हो जाता है? पानी जम जाता है। फेफड़ा के फिगर आप लोग बना सकते हैं जी? आए? फेफड़ा के फिगर बना सकता है? नहीं कहता है कौन? तो कौन कहता है नहीं जी? बकलोलो एक से एक न भरल है। देखिए, अच्छा बताइए, नामकरण इसको कौन कौन बता सकता है? नामकरण किसको किसको याद है इसका नामकरण कौन कौन कर सकता है? इसको बोलो तो इसको क्या कहेंगे? माउथ कहेंगे। श्वसन तंत्र में माउथ आएगा जी। पेयर ऑफ नोस्ट्रिल। अरे नोज में क्या है? पेयर ऑफ नोस्ट्रिल। क्या है? पेयर ऑफ PAIR, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, NOSTRIL, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल। उसके बाद यहाँ पर फेरिंग्स होता है। क्या होता है? फेरिंग्स के नीचे होता है लैरिंग्स, है ना। लैरिंग्स के नीचे क्या होता है? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया से एक प्रश्न आता, बताएंगे आप लोग कि ट्रैकिया में मांस का जो है बलय होता है ताकि वो चिपके नहीं, मतलब अगर चिपक जाए तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो ट्रैकिया में मांस का बलय होता है, मांसल बलय होता है। तो बताएंगे ये कैसा बलय होता है? अर्धपूर्ण की अपूर्ण, मतलब पूर्ण होता है कि अर्धपूर्ण होता है?
अर्धपूर्ण यानी कि अपूर्ण वलय होता है ना, आधा आधा इस प्रकार से ऐसे 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 वलय होता है, ये पूरा ऐसे करके मिलता नहीं है, अपूर्ण वलय होते हैं ना। तो ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। ट्रैकिया कितने भागों में बढ़ता है? 2 भागों में। ट्रैकिया 2 भागों में बढ़ता है, जिसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई कहते हैं ना, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकाई कई भागों में बढ़ जाते हैं, जैसे क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ब्रोंकियोल्स, BRONCHOLS, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ब्रोंकियोल्स में कई गुब्बारे जैसी संरचना होती है, कई गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली। क्या कहा जाता है? एल्वियोली। एल्वियोली। हेलो, चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? एल्वियोली। और इसी एल्वियोली में क्या होता है? पानी भर जाता है। इसी एल्वियोली में क्या होता है? पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। और नीचे जो है एक हमारा मांस का डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम, DIPHGRAM, डायफ्राम होता है। और ये डायफ्राम जो होता है मांसल संरचना होती है, और इसी डायफ्राम के ऊपर नीचे जाने से ये हमारा जो है सांस हम लोग लेते हैं और सांस को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, है ना। ये डायफ्राम भी हमारे शरीर में बहुत मदद करता है, ठीक है। देखिए, और हमारे शरीर में डायफ्राम के अलावे रिब्स होती है, पसलियां होती है। क्या होती है? कितनी जोड़ी रिब्स होती है? कितनी जोड़ी रिब्स होती है? 24 जोड़ी नहीं, 24 संख्या हुआ, जोड़ी पूछ रहे हैं तो 12। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी रिब्स होती है, जिसमें 10 जोड़ी जो है कनेक्ट रहता है, 2 जोड़ी खुला रहता है। सबको पता है खुला अवस्था में 2 जोड़ी रहती है। वो 2 जोड़ी जो खुली अवस्था में रहती है, वो क्या करता है ना कि जब कोई महिला जब प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है, तो आपका जब गर्भ में क्या होता है? बच्चा होता है। उस समय डायफ्राम जो है वो मदद नहीं कर पाता है, इसीलिए उस समय जो रिब्स जो है ना फैलता है और सिकुड़ता है, तब आदमी क्या करता है? उस समय जो है श्वसन हो पाता है। समझ गए? अब बताइएगा कि वायुमंडल से इस लंग्स तक जो हम श्वसन, ये हमारा पूरा लंग्स हो गया। ये क्या हो गया? लंग्स हो गया। ये लंग्स हो गया। ये लेफ्ट लंग्स होता है, ऐसे करेंगे राइट लंग्स, ये राइट लंग्स है। इधर क्या हो गया? राइट लंग्स। और ये क्या हो गया? लेफ्ट लंग्स हो गया, है ना। वायुमंडल से जो श्वसन इस लंग्स में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन क्या कहेंगे? बाह्य श्वसन। और इस लंग्स से, एल्वियोली से, यही एल्वियोली में पानी भर जाता है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है। और इस एल्वियोली से पूरे शरीर में जो प्रवाहित होता है और जो जाता है, वहां से केवल ऑक्सीजन जाता है। क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। उसको हम बोलते हैं अंतः श्वसन। और ये पूरी कोशिकाओं तक पहुंचता है। बताएंगे कि यहां से जो श्वसन पहुंचता है, इसको कौन ले जाता है? श्वसन को यानी ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। यानी हमारे शरीर में होता है ब्लड। अब ब्लड में होता है आपका क्या? ब्लड में होता है एक आरबीसी। ब्लड में क्या होता है? आरबीसी। ब्लड का एक भाग है आरबीसी, और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है जी? हीमोग्लोबिन। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, सब चीज है। लेकिन हीमोग्लोबिन गया और हीमोग्लोबिन जाकर के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पूरे शरीर की कोशिकाओं तक क्या हो जाता है? प्रवाहित कर देता है। और प्रवाहित करके ये जो है पूरे शरीर में पहुंचा दिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पहुंचने के बाद उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है कोशिकाओं से, उसके साथ आने के क्रम में रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना करके पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स में ला करके फिर से क्या करती है? छोड़ देती है, और हम लोग सांस बाहर अंदर लेते रहते हैं, वो बाहर निकलते रहता है। इस प्रकार से क्रियाएं होती रहती है। लेकिन इस हीमोग्लोबिन का एक और कारनामा है। इस हीमोग्लोबिन का एक कारनामा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन बहुत ज्यादा करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रिलीज होता है ना, तो ये ऑक्सीजन को छोड़ करके और कार्बन मोनोऑक्साइड से ये जो है रिएक्शन ज्यादा तेजी से करती है। इसीलिए जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मात्रा हो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। और ठंडा के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बोरसी या फिर कच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन किससे होता है? कच्चे पदार्थों से। कच्चे पदार्थ को जब आप जलाइएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड उससे क्या होता है? रिलीज होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप बोरसी में ठंडा के मौसम में क्या जलाते हैं? लकड़ी, उपला वगैरह वगैरह जो चीज जलाते हैं, धुआं करके रूम में रख देते हैं, और धुआं में रखने के बाद
आप उसको क्या करते हैं, श्वसन, यानी कि धुआं हो जाता है, रूम में आप सो जाते हैं और इससे निकलता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन भी आपके रूम में है और धुआं कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया और आपका हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से फास्ट रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन करके आपके शरीर में पहुंचा देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको जरूरत है नहीं और कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं और आदमी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, ज्यादा देर तक सांस लेते रहते हैं तो आदमी क्या हो जाता है, टपक भी जाता है, समझ गए, आदमी मर भी जाता है। इसीलिए कभी भी बोरसी में जो है रात्रि के समय जला करके, और आपको ये नहीं रखना है, आग से किए उसके बाद फिर उसको क्या कीजिए, हटा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर फिगर हो गया है ना। आगे बढ़ जाते हैं, और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बताइएगा। किण्वन क्रिया किसमें होती है, किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है, ईस्ट में। किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है, ईस्ट में किण्वन क्रिया पाई जाती है। ईस्ट आप लोग जानते हैं, ईस्ट आप लोग जानते हैं नहीं, ईस्ट का उपयोग जलेबी बनाने में किया जाता है, ईस्ट का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, बिस्किट बनाने में किया जाता है, ईस्ट का उपयोग, समझ गए, उसको फुलाने, पाव रोटी में, है ना, ये सब का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा कि लगभग सब क्वेश्चन, हाँ, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊर्जा, है ना। तो बताइए श्वसन कैसे क्रिया है, उष्माक्षेपी की उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, जिसमें ऊर्जा निकलती है उसको उष्माक्षेपी कहते हैं और जिसको उष्मा देना पड़ता है उसको उष्माशोषी कहते हैं। तो हम लोग जब श्वसन छोड़ते हैं ना तो उसमें क्या उष्मा रिलीज होता है, इसलिए उसको उष्माक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है, चलिए आपका जो है क्वेश्चन श्वसन से लगभग समाप्त हो गया, आपका रिवीजन अच्छे प्रकार से हो गया। क्या हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो आज के लिए रिवीजन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा वो होगा परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर आप लोग भी पढ़ के आइएगा और आप लोग भी प्यारे बच्चों पढ़ के आइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।